आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जितना उत्साह आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हरियाणा का रिकॉर्ड बनेगा कि कोई एक दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बननी सुनिश्चित करेंगे। पैक्शनिज्म देखना तो आपने बीजेपी में देखा हरियाणा में, कभी आपको भी अनिल विज दिखाई नहीं दिए होंगे, राम अपना शर्मा जी दिखाए होंगे, और आप वीरेंद्र सिंह जी तो आ ही गए, राव इंद्रजीत नहीं दिखाई दिए होंगे, रामविलास शर्मा नहीं दिखाई दिए होंगे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। तो विधानसभा इलेक्शन, पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी का सिलेक्शन, क्या यही सवाल है, या सिर्फ क्षेत्रीय चेहरों के आधार पर सियासत के इस नए मुकाबले को खेला जाएगा? लोकसभा चुनाव के बाद अब दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के। जम्मू कश्मीर, जहां कांग्रेस को उम्मीद है कि फारूक अब्दुल्ला के सहारे एक नई सियासत को गढ़ा जाए। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के इतर एक सियासत है उत्तर प्रदेश की, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नाक और साख की लड़ाई। अखिलेश यादव बनाम सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरी लड़ाई यहां भी दिलचस्प है, और वो है हरियाणा की लड़ाई। हरियाणा में भी मुकाबला, कहा ना क्षेत्रीय चेहरे, एक तरफ नया सिंह सैनी है और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा। लोकसभा का चुनाव जीत गई लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही है। क्यों? सियासत में इसे कहते हैं मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करना। खैर, यह कांग्रेस की कहानी है, लेकिन पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां की फिजाएं अब चुनावी फिजाएं तब्दील हो चुकी हैं। खड़गे और राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला, उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर गणित और सीटों की बात करें तो 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, और यह चुनाव होना है फेज 1, 2 और 3 में। पहले फेज में 24 सीटें हैं, दूसरे फेज में 26 सीटें हैं, तीसरे फेज में 40 सीटें हैं। नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा। जबकि हरियाणा में 90 सीटें हैं, सिंगल फेज में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है 90 की 90 सीटों पर, और नतीजे वही 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन सियासत की इस कहानी में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसमें दोनों ही, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की कहानी आप देख ही रहे हैं कि पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। और इन सीटों के गणित को देखें और समझें तो दिलचस्प कहानी यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीटों का गणित इतना आसान होने वाला नहीं है। और हरियाणा में भी यही स्थिति है। और सबसे बड़ी टेंशन
दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खींची, अब 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो यह सियासत जैसा दिख रही है वैसा है नहीं। और ऊपर से अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर गठबंधन आप कर रहे हैं, 370 और 35A का स्टैंड क्लियर करें। जो अलगाववादी और पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सियासी जंग है, एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। या चुनाव क्षेत्रीय छत्रपों के साथ होगा? कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए, आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हरियाणा में लोगों का जो माहौल है, जो इनका रिस्पॉन्स है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी रही है, उसको लेकर के सारी संगठनात्मक और व्यवस्थाओं तो ये तो आप लोगों की बनावटी बातें हैं, कोई फैक्शनिज्म नहीं है। अलग अलग क्या मतलब, सब कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब अलग अलग जाके कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं। जो फैक्शनिज्म की क्या बात, कांग्रेस में कोई फैक्शनिज्म देखना तो आपने बीजेपी में देखो हरियाणा में। कभी आपको भी अनिल विज दिखाई नहीं दिए होंगे, राम अपना शर्मा जी दिखाए होंगे, और आप वीरेंद्र सिंह जी तो आ ही गए, राव इंद्रजीत नहीं दिखाई दिए होंगे, रामविलास शर्मा नहीं दिखाई दिए होंगे। आप देखो ना, ये है उनका पैमाना है कि पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए और जीत जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक सीट के ऊपर 20, 25, 30 इतने तरह कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया है। अलग अलग लोगों को उनके सबके बायोडाटा आ गए हैं। अब हम सब मिल करके और उसमें से जिताऊ कैंडिडेट जो है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसका पैनल बना करके और वो पार्लियामेंट बोर्ड के पास भेजेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जितना उत्साह आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है, हरियाणा का रिकॉर्ड बनेगा कि कोई एक दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बननी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या है सियासी कनेक्शन, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। विकास यादव हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। उस्मानी साहब समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत राजनीतिक दलों के पास हम बाद में चले, पहले आप ही से कर लेते हैं। विधानसभा का इलेक्शन, मोदी बनाम राहुल का सिलेक्शन, या फिर कहानी सियासत के लिहाज से क्षेत्रीय छत्रपों की है? क्योंकि चुनाव जो है भले ही राज्यों में हो रहा है, लेकिन टेंशन जो है राजनीतिक दलों में महसूस होने लगी है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, झारखंड में तो अब लाठियां तक चल रही हैं। किस तरह से देखा जाए इस मुकाबले को? भाई स्थिति तो ये 2024 के चुनावों के बाद ये तो बदली है कि राहुल गांधी एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभरे हैं।
उसके लिए उन्होंने क्या किया, किस तरह के हथकंडे, एक्सरसाइज, प्रोसेस, पॉलिसी, प्लानिंग तैयारी की, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन फिलहाल माहौल राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी हो चुका है। अब चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर चुनाव हो जम्मू कश्मीर का, कहीं भी क्षेत्रीय छत्रप मजबूत नहीं दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे बहुत बेदम से दिखाई देते हैं, देवेंद्र फडणवीस की स्थिति कमजोर दिख रही है, एकनाथ शिंदे हुंकार तो भर रहे हैं पर उन्हें पता है अंदर से वो भी ढीले हैं। अजित पवार की स्थिति तो पता ही है, कभी चाचा की तारीफ करते हैं, कभी नहीं करते हैं। नहीं, चाचा जी तो जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। हाँ, तो उनको उनका गेम नहीं पता है, वो कब बीजेपी में कूद जाएंगे, कब कांग्रेस में कूद जाएंगे, उनका कोई नहीं जानता। नहीं, उनको तो खुला ऑफर वैसे प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं। हम ये चाहते बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आई है। हाँ। जम्मू कश्मीर में एक भी बड़ा छत्रप ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सबको पता है कि वहां चलनी अल्टीमेटली एलजी की है। और उनमें से कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल की तरह इतना मजबूत नहीं है कि एलजी से टक्कर ले सके। लेकिन तो वहां अब्दुल्ला भी परिवार एक- और कांग्रेस का कनेक्शन क्या बीजेपी के लिए टेंशन? देखिए, जब भी गठबंधन होता है किसी भी पार्टी के लिए टेंशन होती है। तो वहां कांग्रेस के गठबंधन के करने से कांग्रेस को नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दिक्कत सिर्फ ये है, कांग्रेस के नाम पर जो सुधारवादी लिबरल वोटर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चले जाएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर क्या कांग्रेस को वोट करेंगे? दिल्ली जैसा हल्ला हो जाए। हाँ, भाजपा को और मेहनत करके आना पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में लोकसभा भाजपा ने कोई कैंडिडेट अपना यहाँ नहीं उतारा। तो ऐसे में अब चूंकि जिस तरीके से 370 का मामला निकल चुका है, अब सुधारवादी प्रक्रिया, पर्यटन पर काम हो, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम हो, टूरिज्म पर काम हो, और ना, गुप्ता जी, मैन्युफैक्चरिंग पर काम हो। आपके राजनीतिक ज्ञान को मैं चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन चुनाव तो 370 के इर्द गिर्द ही घूमेगा कि नहीं? देखिए, आज अमित शाह जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया आपने देखा ही होगा। हाँ। उन्होंने गिन के 10 पॉइंट बोले और उन्होंने कहा है, भैया आप बताओ, मकड़ावाला, गुज्जर, वाल्मीकि, इन सबका आरक्षण आप छीनना चाहते हैं क्या? वो राहुल गांधी से स्पष्ट पूछ रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि देश में एक देश और 2 संविधान होंगे? क्या देश में 2 अलग अलग फ्लैग होंगे? तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये पूछा है, कांग्रेस को हिट किया है। तो बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा से आप सहमत हैं? और यहाँ कांग्रेस कमजोर पड़ती है। लेकिन आप समझिए, राजनीति फिर भी गच्चा देने का खेल है, एक दूसरे को तरकाने का खेल है। कांग्रेस कोई स्पष्ट जवाब नहीं देगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं आपके सामने, खड़ी रहेगी। आपके सामने पूछ लेता हूं गुप्ता जी, एक मिनट। विकास जी, आवाज आ रही है मेरी? जी विकास जी, वो कह रहे 370 को लेकर स्टैंड क्या है, बता दीजिए। गुप्ता जी जानना चाह रहे हैं। 370 को लेकर क्लियर स्टैंड है कि 370 हटाया गया, इस पर हमारी पूरी सहमति है। मगर जिस तरीके से हटाया गया था, जिस तरीके से वहां पर चीजों को मिसमैनेज किया गया, उस समय पर जो लोगों ने अत्याचार है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। लेकिन आप ये कह रहे हो 370 को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन संविधान एक है। आप कह रहे हो और आप कह रहे हो समर्थन नहीं करते, समझ में नहीं आया साहब। देखिए, हाथ मिलाने की, और वो यही कह रहे हैं कि हम वापस लेकर आएंगे 370 और अनुच्छेद 35 से, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है। अग्निवीर को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड बेरोजगारी को लेकर क्लियर है। सर, अग्निवीर नहीं, ना 35 से 370 अलग झंडा, मैं अग्निवीर की बात नहीं कर रहा। ये देश, राष्ट्रीय ध्वज एक है और पूरे देश संविधान से चलता है। भारत में एक देश में एक संविधान लागू है, उससे देश चलता हुआ आ रहा है। यादव जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कोशिश करती है कि इन मुद्दों में हमको फंसाया जाए और इन मुद्दों में चीजों को गिरा जाए, चाहे वो बेरोजगारी हो। सर, मैं प्रैक्टिकल राजनीति की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि चुनाव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये सवाल आपसे हर डिबेट में पूछा जाएगा। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार कि 370 और अनुच्छेद 35A वापिस लाने का जिक्र करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस
आप उसका साथ खड़े हैं, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और अलग झंडे की बात करें, आप मुझे बता रहे राष्ट्रीय ध्वज एक है, उनको समझाइए जो आपके सहयोगी हैं। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव उनके साथ गठबंधन में लड़ रही है, तो गठबंधन के मुद्दे को पार्टी को भी पहचानना होगा, जानना होगा। आप एक बात तो समझिए कि निश्चित रूप से चुनाव साथ में लड़ने का मतलब ये है कि हम उनको अपनी शर्तों पर शामिल कर लेंगे। वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में एक मनीष गुप्ता जी, यादव जी कह रहे हैं कि हम उन्हें अपने रंग में ढाल देंगे, यानी वो कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और जो पीडीपी है उन्हें अपने रंग में ढाल लेंगे। यही बात नेहरू जी कहते थे, तिलक भाई, यही बात नेहरू जी कहते थे। हाँ। और शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी को ऐसी पटकनी दी कि 70 साल तक वो हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के खून से घाटी लाल हो गई। गिरजा टिक्कू को आरी से बीचों बीच चीर दिया गया और वो धरती पटक आज तक नेहरू जी संभाल नहीं पाए। और ये राहुल गांधी वो फारूक अब्दुल्ला को पटकनी देंगे, भूल जाइए। फारूक अब्दुल्ला एक पाकिस्तान परस्त व्यक्ति है, वो किसी भी तरीके से अपनी खोई हुई जगह पाना चाहते हैं। कांग्रेस को अपने रास्ते में रखकर उनके सीने पर चढ़कर अपना उल्लू साध रहे हैं। और आशीष जी देख रही है कि उन्हें ये चाहिए कैसे भी करके मैं हूं, कैसे भी हो, मैं सत्ता में जाकर कह रहे हैं जिनके साथ आपने हाथ मिलाया वो हालात नहीं बदल पाएंगे, जिनके साथ आपने हालात मिलाया वो हालात नहीं बदल पाएंगे, कुल मिला के वो ये समझा रहे हैं। फिर आरोप पंडित जी आपके पास, ये 4 इन राज्यों में चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, और जो पार्टी लोकसभा में एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई जम्मू एंड कश्मीर में, वो पार्टी हमारे सामने टिक नहीं पा रही है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, यहाँ बेरोजगारी उफान पर है और किसानों जुल्म रिकॉर्ड बना दिया आम आदमी पार्टी ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड जमानत जब्त कराने का। बात चुनाव जीतने की है और सच्चाई ये है यादव जी, पिछले 3 बार से मोदी जी सत्ता में हैं और आप देख रहे हैं, आप अभी तक 100 तक नहीं पहुंच सके और आपको लाने की सत्ता मोदी जी ने हासिल की है। जो बैसाखी मंत्री कौन है भाई? बैसाखी मंत्री कौन है? देश की जनता मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? किसानों पर भाई उसमें समझ नहीं। देश की जनता पट्टी बांध कर नहीं बैठी है, ये तो 405 का देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज मोदी जी यूक्रेन में जाकर युद्ध रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी युद्ध छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अच्छा तो ये होगा यादव जी, आप बता देते कि बांग्लादेश का जो पत्रकार है ना, नहीं आज युद्ध नहीं रुकवाना, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट मनीष जी, आज युद्ध नहीं रुकवाना, एक मिनट फिलहाल आपस का युद्ध रोकिए। पंडित जी कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ तिलक भाई। आप लोग वेरोनिका की बात कर रहे हैं, बताओ उसका सच क्या है? और आज तो उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है, उसके बारे में बताओ, चेहरे पर कॉन्फिडेंस लो। ठीक, गुप्ता जी एक मिनट पंडित जी, विधानसभा का चुनाव राहुल या मोदी, एक बार फिर से चुनावी साख दांव पर है, कैसी है तैयारी अब की बारी? तिलक भाई तैयारी तो बहुत अच्छी है और राहुल या मोदी जी आएंगे। आज आप देखिए कि जिस शानो शौकत के साथ वहां पर झंडा फहराया जा रहा लाल चौक पर, जहां लोगों की उम्मीद नहीं होती थी, जहां लोग जा नहीं पाते थे, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिलों में से जो दहशत थी उसे निकालने का काम किया है। और अभी मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जो 370 हटाया वो गलत तरीके से हटाया है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि देश की सर्वोच्च अदालत में 1 महीने तक 32 दिन तक जो है बहस चली प्रॉपर तरीके से, उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ये फैसला देती है कि बिल्कुल सही तरीका था और इसी तरीके से हटाया जाना था, तो इसके बावजूद भी इन पर लगता है गलत तरीका। तो इनका तरीका कैसा है वो मुझे समझ नहीं आता। नहीं, आज आप 10 सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह, एक एक करके 10 सवाल दागे और
370 के इर्द गिर्द ही थे वो सवाल, अलगाववाद और आतंकवाद, इन सब घटनाओं को लेकर वो पत्थरबाजी, तमाम सवाल पूछे, सवाल जबरदस्त। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए, वो जो आपका पीडीपी के साथ रिश्ता था उसका जिक्र नहीं किया आपने कभी? तिलक जी, स्थिति ये होती है कि जब आपका वहां पर आपका सिस्टम छोटा होता है, आपको अपनी देश के हित में काम करने होते हैं, तो आपको सहयोगियों से सहयोग लेना होता है। नहीं, वो सहयोगी हैं आपके? नहीं, आज तो नहीं है ना, उस वक्त नहीं, आज नहीं, तब भी आप राष्ट्रवादी, और आप तो राष्ट्रवादी है ना, और आप उन्हें राष्ट्रद्रोही बोलते थे और आप उनके साथ हाथ मिला रहे हो। देखिए, उस वक्त समय की मजबूरी थी। अच्छा, और मजबूरी होने के नाते आपने कश्मीर को दांव पे लगा दिया, इसका मतलब? कहां दांव पे लगा दिया? हमने बचा लिया। आप ये देखिए ना, बचा लिया वहां पत्थरबाजी, अरे तिलक जी, जो वहां पत्थरबाजी हो रही थी, जो वहां के नौजवानों को भटकाया जा रहा था, जो केंद्र से पैसा जा रहा था, उसको सब मिसयूज हो रहा था, सब दुरुपयोग, उसका वहां के लोग दुरुपयोग कर रहे थे उसका। आज आप देखिए, आज जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो तो पूरे देश ने देखा कि स्थिति क्या थी वहां पर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 2014 में पीडीपी का 370 को लेकर क्या स्टैंड था, आपको मालूम नहीं? पीडीपी तो चाहती नहीं, या फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते कि नहीं, आज आप कह रहे हो कि फारूक अब्दुल्ला के साथ आपने रिश्ता बना लिया, कांग्रेस से कह रहे हो आप, लेकिन जब आपने पीडीपी के साथ रिश्ता बनाया था 370 को लेकर 2014 में क्या स्टैंड था उसका? देखिए तिलक जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था और आज भी क्लियर है। आपका नहीं, मैंने पीडीपी का पूछा सर। अब टीडीपी जाने, हम तो अपनी बात करेंगे सर। आपने यहाँ बैठ के मैं आज आप कह रहे हो कि आपने उनके साथ रिश्ता क्यों जोड़ दिया फारूक अब्दुल्ला के साथ? एक मिनट रखने आया तिलक जी यहाँ पे मैं, ठीक है। और आज मैं ये बता दूं कि जो हम लोग वहां पर 10 साल में इस परिस्थिति में हम लोग वहां पर ले आए हैं कि इतना अमन और चैन और शांति के साथ आप करें तो रासलीला, ये करें तो करेक्टर ढीला, ये समझ में नहीं आया। आपने पीडीपी के साथ रिश्ता निभाया, 370 को लेकर आप देखिए तो सही कि पहले एक दिन में वहां 2 फ्लाइटें 3 फ्लाइटें जाती थी, आज सर मैं फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीडीपी के साथ रिश्ते की बात कर रहा हूं। प्रोग्रेस कितनी हो रही है, वहां तरक्की कितनी हो रही है, आज वहां का नौजवान खुशहाल है, वहां के लोग खुशहाल है, वहां पे चीजें अच्छी है, वहां पे तरक्की। पंडित जी क्यों घुमा रहे हो आप? मैं बात कर रहा हूं पीडीपी के साथ आपके रिश्ते की। 2014 में पीडीपी का स्टैंड 370 को लेकर सबके सामने है, आज आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन तब आपने भी तो उनके साथ ही सरकार चलाई ना, जिन्हें आप राष्ट्रद्रोही बोलते रहे। आज आप अच्छा चलिए मैं बात खत्म करता हूं, आगे बढ़ूंगा, लेकिन इतना बताइए कि आज आपकी नजर में पीडीपी राष्ट्र विरोधी है या फिर राष्ट्रवादी है? देखिए तिलक जी, ये कोई मेरे सर्टिफिकेट देने का समय नहीं है कि मैं किसको राष्ट्रद्रोही कहूं और किसको राष्ट्रवादी। सर आप लोग तो बोलते हो सर ये लोग अलगाववादी हैं, और ये आज हम चुनाव पे बात करने बैठे हैं सर। आप देखिए, हमें मुद्दों पे बात करनी है, हमें इस चीज पे बात करनी है कि वहां पर हम लोग कैसे जम्मू कश्मीर को और चीजों को वहां पर जो टूरिज्म की बात हो रही है। गुप्ता जी देखिए, बात घुमा गए पंडित जी। देखिए सच्चाई ये है, भाजपा के नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल लेने के लिए, जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए एक कंधा चाहिए था, जिस कंधे पर चढ़कर वो उगता हुआ सूरज देख सके, और अपनी चाल के तहत, एक रणनीति के तहत वो पीडीपी के साथ गठबंधन में रहे और उनके ना जो नखरे सहे। कई बार ऐसे निर्णय भाजपा को लेने पड़े, इसलिए पंडित जी ने यू टर्न ले लिया। ऐसे निर्णय लेने पड़े, दिक्कत में थे। आप ये बताइए कि जैसे मौका मिला, पलट दिया, और अगर आप नहीं करती, आप प्रशासन पर कंट्रोल नहीं पाएंगे। कमजोर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है, उस पर कंट्रोल लेने का काम बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत किया कि कैसे पीडीपी का पार्टनरशिप करो, सिस्टम का कंट्रोल लो, और जैसे ही सिस्टम का कंट्रोल ले लिया, उसके बाद पीडीपी को तो साइड में लगा दिया, और बहुत बिना किसी खून खराबे के, बिना एक भी गोली चले 370 को। मनीष भाई आप ये देखिए, मैं समझता हूँ ये एक रणनीतिक चाल थी,
मैं कहा जाता है कि मनोज जी एक मिनट, उस्मानी साहब को एक मिनट। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिना देश की सियासत अधूरी है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। उस्मानी साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। आप ठीक है जी। उस्मानी साहब मैं एक बात जानना चाह रहा था। देखिए, सब जहां जहां चुनाव है वहां वहां तनाव है, लेकिन इस तनाव के बीच जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, जो आपके बड़े भाई हैं यानी कि कांग्रेसी, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 50-50 की पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ। यानी कि 10 सीटों पर चुनाव है, 5 आपके और 5 वो अपने पास रखना चाह रहे हैं। रिश्ता कबूल है? ये हमारा गठबंधन का आंतरिक मामला है। हाँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी बैठ करके तय कर लेंगे। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था, हाँ। उस वक्त भी तमाम ये आ रहे थे कि गठबंधन टूट जाएगा और सीटें ज्यादा मांग रहे हैं, गठबंधन नहीं होगा। लेकिन लास्ट में तय हो गया, और तय होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में देश को एक दिशा दिखा दी। नहीं, मैं तो इसलिए आपको इत्तला कर रहा था। 80 सीटें जीत रहे थे। नहीं, उस्मानी साहब, मैं आपको इसलिए इत्तला कर रहा था, इसके पीछे एक लॉजिक था। जैसे आपका मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि आप मतलब हमें बुरा लगा इस बात को लेकर कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा अखिलेश वखलेश। मुझे तो दिल पे चोट लगी थी कि भाई बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, उनको कहा जा रहा है अखिलेश वखलेश। लेकिन ये स्थिति दोबारा साबित, ये स्थिति, ये नौबत ना आए, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था आपसे कि एक मिनट, उस्मानी जी सवाल ले लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे, मतलब कि आप चाह रहे हो, एक तो आपको चाहिए महाराष्ट्र में 12 सीटें और हरियाणा में भी सीटें चाहिए, तो फिर ये कैसे, मतलब समझ नहीं पाए, कहीं ऐसा ना वो वाली बात आ जाए फिर। नहीं, वो तो हमेशा देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अबू आसिम आजमी मिले हैं और हम लोग वहां 2-3-4 सीटों पे लड़ते हैं, और वो आपस में बैठ करके हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, हाँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनकी तरफ पूरा देश जो है बहुत उससे देख रहा है कि ये इस देश को आगे ले जाएंगे, राहुल जी को देख रहे हैं। आप देखिए ना, सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। नहीं, उस पर आ जाएंगे हम उस्मानी साहब, लेकिन आप बता नहीं रहे मुझे कि नहीं, आप ये नहीं बता रहे ना कि हरियाणा में फिर आप क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हरियाणा में तो आपकी कोई मतलब बुरा मत मानिए कि हैसियत नहीं है। जो है वो किसानों की पार्टी है, हाँ, नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में असर है, महाराष्ट्र में असर हमारे मिले हैं, तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आपस में मिल बैठ करके तय कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मन में मत लड्डू फूटे कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन ये यूपी में जो 5 सीटें आपसे मांग रहे हैं, इनकी डिमांड जायज लगती है आपको? जी, ये कांग्रेसी जो कह रहे हैं कि 5 सीटें की बात कर रहे हैं, ये सब तला करता है, लास्ट में बिल्कुल तय हो जाएगा। और राहुल गांधी का है, अब अभी आपको खड़गे जो नीट के लाखों बच्चे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया है राहुल गांधी की, क्या व्यवहार किया इस सरकार जितनी घोषणाएं हो रही है, सारी की सारी लीक हो रहे हैं, बच्चे खराब हुए। और इस देश के जो 70% किसान है, तो माफ कर देना चाहिए। देखता हूँ राहुल गांधी इसके उस्मानी साहब, हम जो लाल चौक से झंडा फहराने, कभी झंडा लाल चौक से फहरा था, ये कौन झंडा फहराने वाले होते हैं? उस्मानी झंडा तो लाल चौक से हमेशा फहरता था। उस्मानी साहब, स्थिति हो गई है, उस्मानी साहब, और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उस्मानी साहब, दोनों का ऑडियो नीचे। एक मिनट सर, उस्मानी साहब आप ही से सवाल ले लो, सवाल तो ले लीजिए सर, इतना माहौल गर्म कर रहे हैं।
एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था। अच्छी बात है, आज लाल चौक पर झंडा फहराओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक जो बड़े बड़े रक्षा मंत्री रहे वो तब लाल चौक पर झंडा क्यों नहीं फहराते थे, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। हमेशा झंडा एक मिनट उस्मानी साहब सुनिए ना सर, सवाल तो ले लीजिए। अरे पूरे देश के कोने कोने में हर जगह झंडा फहरता था सर दिक्कत ये है सर, सवाल तो ले लीजिए। झूठ का प्रोपोगंडा ये लोग करते हैं। अभी ये झूठ का प्रोपोगंडा झंडा फहरा रहे थे, तो बताइए आपको बताइए कि क्या चीज जहाँ जो झंडा फहराते थे गोली लगती थी वहां जो पाकिस्तान को जानती है आपने वहां से अगर ऐसी बात नहीं आपको उनके पास रहना चाहिए था ना। 365 दिन फ्री चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन फ्री कर दिया, तो ऐसा प्रोपोगंडा प्रचार कर रहे हैं। अरे सरकार ने वो दे दिया, क्या दे दिया तुमने? अरे खुले मन से आइए, महिलाओं को 365 दिन जैसे केजरीवाल दिल्ली में फ्री किए हैं, जैसे हिमाचल में फ्री कर दो। तो हम जाने मेरा मानना ये है कि अगर शांति थी वहाँ पर, कर्मचारी वहाँ पर नहीं लाल चौक पर झंडा फहराया जा रहा है, किसानों का कर्ज वहाँ पर फहराया जा रहा है। आज वहाँ पर आज वहाँ पर पोजिशन देख लिया। ये कुछ साहब आपके बड़े वरिष्ठ हैं, आप मंत्री, पर मुझे समझ नहीं आता कि आपको ये उम्मीद नहीं है कि आप ऐसी बात करें। जैसे देशों में यही एमबीबीएस की डिग्री जो है वो एक मिनट उस्मानी साहब हिंदुस्तान में उस्मानी साहब एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर। उस्मानी साहब का ऑडियो, बताइए उस्मानी साहब देखिए यादव जी, उन्होंने सिर्फ हल्का सा दाना डाला और आप लोग फंस गए ना। गुप्ता साहब मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल ठीक कहा। ये चुनाव के मारे हैं। हाँ, ये चुनाव के इर्द गिर्द जो सियासत का जाल बुना गया है, यादव जी अब आपके सामने है। उस्मानी साहब जैसे ही उन्होंने कहा और पंडित जी कूद पड़े, कहा कि यही सही वक्त है, तो चुनाव ही इसी के इर्द गिर्द होगा जम्मू कश्मीर में। ना उस्मानी साहब समझ पाए कि उनकी पिच पर आकर खेल रहे हैं, और यही कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। अच्छा यादव जी एक बात बताइए, आशीष जी एक बात बताइए, सारी बातें छोड़िए, मैं थोड़ा सा हरियाणा की तरफ आना चाहूंगा। उस्मानी साहब कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बताया, बाकी उन्होंने सब बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो 50-50 की आप लोग पार्टनरशिप करना चाह रहे हो वो रिश्ता कबूल है या नहीं है। उस्मानी साहब कह रहे वो छोड़ो, बाद में बताएंगे, वो बाद में होगा, कर लिया जाएगा, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। सर मैंने तो आपसे पूछा था इनकी डिमांड जायज है, आप बोलिए हाँ या ना। अगर आपको लगता है डिमांड जायज है तो फिर बात सवाल ही खत्म करें। तिलक भाई जी बेचारे कहाँ से बताएंगे? आशीष ऐसा है वो, ये हमारा पेरेंट का मामला तो हम लोग तय कर लेंगे। सर आपके जब शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना है तो वो कौन से नेता है जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें 5 सीटें चाहिए, जब उनको मालूम है कि तय अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करना है, तो फिर वो बयान क्यों जारी कर रहे हैं? ये आदत है ना, उन लोगों की आदत पड़ी हुई है। वाह सर, फिर ठीक है, ये बोलिए ना वो बयान बहादुर है जो बोल रहे हैं। हाँ बयान बहादुर है, बिल्कुल बयान बहादुर है। हाँ, तो बिल्कुल बयान बहादुर है। तो ऐसे बयान बहादुर थे तो मध्य प्रदेश में बयान बहादुर थे, उन्होंने हमारे नेता पे आक्षेप लगाया था, पता लग गया उनको, जनता ने तो बता दिया। तो देखिए जबान और बोलचाल भाषा शैली ठीक रहनी चाहिए आदमी की। हाँ मैं इसलिए तो सर सलाह दे रहा था आपको। देश समाजवादी पार्टी के जरूरी नेता है, देश के देश की जनता उनकी तरफ भविष्य समझ रही है। देखिए होता क्या, राहुल गांधी और अखिलेश यादव देख रही है कि यही आएंगे तो देश को बताएंगे, अपने नेताओं को समझाइए, कायम करेंगे। जो बयान बहादुर उनको समझाइए ना सर, ये बात आप मुझे समझा रहे हो, उससे अच्छा ये अपने नेताओं को समझाइए। तो वक्त समझा दे रहा है मनीष जी। वो क्या करता था, समझा दिया उनके पिताजी को मनीष जी बोलिए। तिलक भाई बचपन में हमारे पड़ोस में परिवार था, वो झगड़ा कैसे करता था कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझौते की बात करेंगे, घर के जो जवान लड़के हैं वो मारपीट करेंगे और शोर मचेगा, हमें इतना काम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वही हाल समाजवादी पार्टी का हो गया, नीचे के लेवल के लोग शोर मचा रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अखिलेश यादव फैसला करेंगे तो सारा गेम अखिलेश यादव का ही है,
वही नीचे से छोड़ने में एक मिनट हर बात पे एक थ्योरी, एक अलग जो है वो छोड़ देते हैं गुप्ता जी भी, फिर उसको सुलझाना पड़ता है। उस्मानी साहब जल्दी से बात सुलझाइए, ये टिकट जो यूपी में है ये आप लोग दोगे या फिर लोगे, मतलब डिमांड जो है आपकी है या उनकी है? देखिए दोनों लोग यूपी में, देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है आज। हाँ 37 सीट हम लोग जीते हैं, तो टिकट तो आप ही दोगे ना? और 6 सीट कांग्रेस जीती है, 43 सीट जीते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जनाधार घाट हो चुकी है, अगर इनको एमएलए की सीट से पूरा कर दीजिए तो ये लोग सरकार से बाहर है। उस्मानी साहब अब वो ना अभी रुक जाइए, अभी उसमें 27 में बड़ा टाइम है। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये टिकट तो आप ही देंगे ना या कांग्रेस से लेंगे? देखिए दोनों लोग मिल के तय कर देंगे। अच्छा तय, दोनों लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लंदन से पढ़ करके आए हैं, उनके पास हमसे ज्यादा पढ़ के आए हैं। देखिए ना, भारत में पढ़े हुए बच्चे पास कर लिया, अब भारत से पढ़े लिखे मैं यादव जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट। कौन कहां से पढ़कर आया? उस्मानी साहब सुनिए ना सर, आप लोग जमीनी व्यक्ति हैं, एक मिनट रुकिए ना। डॉक्टर बनना चाहते हैं जिनकी फीस तुम 1 करोड़ कर रखे हो। एक मिनट उस्मानी साहब का ऑडियो। उस्मानी साहब देखिए, मैं झगड़ता नहीं हूं, एक मिनट आराम से, वो वहां दूसरी जगह होती है बहस, ऐसी मैं ऐसी बहस करता नहीं। उस्मानी साहब कौन कितना पढ़ा लिखा है अगर चुनाव इस आधार पे होता तो अभी तक लोग इंदिरा गांधी की डिग्री भी चेक कर रहे होते। मेरी बात को समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। मुलायम सिंह यादव धरती से जुड़े हुए नेता, तभी वो आज तक नेताजी हैं, है ना? वो तो वेल क्वालिफाइड थे, वो तो उस्मानी साहब काबिलियत, पढ़ाई, डिग्री, सर्टिफिकेट देखकर राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान की। उन्होंने इस देश को जो मिजाज पढ़ ले और समझ ले, जो जनता के दिलों में उतर जाए, वही नेता है। वहाँ पे गठन करके उस्मानी साहब को अभी सिर्फ आशीष जी आ रहा हूँ पंडित जी आ रहा हूँ। उस्मानी साहब मैं अक्सर कुतर्कों में बहस नहीं करता, हाथ जुड़वा लीजिए। उस्मानी साहब, अगर किया उस्मानी साहब मैं कुतर्कों पर बहस नहीं करता सर, मेरी आदत है, कुतर्कों पर बहस नहीं करता। यादव जी बाकी सब ठीक है, दिल्ली हरियाणा में आपके पैरों तले जमीन खींच रही थी आम आदमी पार्टी ने, ठीक, और इस मामले में केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जहां आप सोचना बंद करते हैं वहां से वो एक नई सियासत। जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्होंने आपसे कहा तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। अब हरियाणा में 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप कह रहे हो ये इंडिया गठबंधन, हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में, हर सब्जी मंडी पर ये हमारा इंडिया गठबंधन, लेकिन वो कह रहे हैं 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में। जमीन तो आप ही की खिसकेगी कि किसी और की? यादव जी जमीन अगर किसी की खिसकेगी तो भारतीय जनता पार्टी की, अच्छा, जो 5 सीटों पर सीमित हो गई लोकसभा चुनाव में। और आज आप दुनिया जहान के सर्वे निकाल कर देख लीजिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो देश है वो देश मुद्दों पे चलता है, और देश की जनता ये राजनीति से परे असल मुद्दों पर वोट देती है, और असल मुद्दों पर ही अपना नेता चुनती है, सरकार चुनती है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है हरियाणा में, किसानों पर अत्याचार चरम सीमा पर है हरियाणा, और आज अग्निवीर से जो सबसे ज्यादा प्रदेश आहत होने में से एक प्रदेश है वो है हरियाणा। यादव जी एक मिनट गुप्ता जी एक सेकंड। यादव जी प्रैक्टिकल बात करें, दिल्ली में जो चुनावी जमीन खींची आपके पैरों तले आम आदमी पार्टी ने खींची, सरकार आपकी थी। पंजाब में आप ही की सरकार थी, आप ही को चोट पहुंचाई, बीजेपी को तो नहीं पहुंचाई। हरियाणा में आपने कहा 5 सीटें इनकी, 5 सीटें आपकी। वोट शेयर में देख रहा था 2024 के चुनाव में ही 46% के आसपास बीजेपी को मिला, आपको मिला 43% के आसपास। ठीक, अगर विधानसभा 2019 का मैं जिक्र करूं तो 90 में से 40 सीटें आई बीजेपी को, तब उस वक्त वोट शेयर था करीब 37% के आसपास, और आपका 31 सीटें आई थी 40, आपकी 90 में से 31 सीटें आई।
और वोट शेयर था करीब 28% के आसपास। अगर इसमें से 2-3% में ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, इधर उधर खेल हुआ तो किसको नुकसान होगा? ये नुकसान और फायदे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बेहतर समझती है हमसे। आपका जो कहना है कि आम आदमी पार्टी के आने से हमको नुकसान हो जाएगा, देखिए आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में हमारे साथ लड़ी, हम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी लड़ भाजपा के खिलाफ रही है और भाजपा को हराने के लिए लड़ रही है। भगवान भला करे आपका, बाकी तो सब ठीक है। अगर आप फिर भी कह रहे हो कि भैया जो है हमारा कोई नुकसान नहीं है, वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, दिल खोल कर लड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो भाई मालिक हैं आप, चाहे जो चाहे जैसे भी करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस्मानी साहब की पार्टी समझती है अगर बीएसपी अगर एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते, वो इस बात को मानेंगे। कम से कम आप ये तो मानिए कि भैया हमारे पैर पे जो है चोट लगी हुई है, इलाज तभी तो पैर का होगा, सरदर्द की गोली खाओगे तो कैसे इलाज होगा यादव जी? नहीं होगा ना। मैं वही बात कह रहा हूं आपसे। बीजेपी के नेता बोल रहे थे ऑन रिकॉर्ड, अगर बीएसपी यूपी में अगर एग्रेसिवली चुनाव लड़ी होती तो नतीजे कुछ और होते, इसीलिए बीजेपी है। तिलक भाई, आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी कितना सम्मान करती है कांग्रेस का। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए बोलिए। तिलक भाई, समाजवादी पार्टी कितना सम्मान करती है कांग्रेस का। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें इलाहाबाद वाली सीट जो गठबंधन में गई, तो खुले मन से एक बड़े नेता ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, और फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, प्रत्याशी हम दे देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कभी वक्त होने वाली, और आज उन्हें आम आदमी पार्टी और छोटे छोटे गठबंधनों के साथ क्या स्थिति है उनकी, एक बात बताइए। तो मेरा मानना यह है कि पंडित जी, आप जी तिलक भाई एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है, हरियाणा से एक और बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। विनेश फोगाट हुड्डा परिवार से मिली है। विनेश फोगाट हुड्डा, एक मिनट तस्वीरें दिखा देता हूं मैं जरा, प्लीज तस्वीरें प्ले करिएगा, बड़ी दिलचस्प खबर है। विनेश फोगाट जो है हुड्डा परिवार से, ये देखिए सर पंडित जी, हुड्डा परिवार वहां पर है, भूपेंद्र हुड्डा भी है, दीपेंद्र हुड्डा भी है, और विनेश फोगाट वहां पर है। और खबर यह है कि विनेश फोगाट प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करने वाली है और वहां पर सोनिया गांधी भी साथ होंगी। नहीं, आप ये देखिए, अभी एयरपोर्ट से लेने कौन गया था? दीपेंद्र हुड्डा उनको एयरपोर्ट से लेके आए। उनको अभी दीपेंद्र हुड्डा जी उनको लेके आए अभी, जब लौटने के बाद, तो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस की चाल चलने की प्लानिंग में है कि उनको, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी, हाँ बोलिए पंडित जी। तो उनकी प्लानिंग है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ाए इनको। तो नहीं पंडित जी, एक बात सर, आप भी तो फिल्म स्टारों को चुनाव लड़वाते हैं ना, वो एक खिलाड़ी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, उसमें दिक्कत क्या है? आप तो उनको भी, हाँ, आप भी कई फिल्म स्टारों को चुनाव लड़वाते हैं, जो 2.5 किलो का हाथ 2.5 दिन संसद नहीं जाते, लेकिन फिर भी चुनाव आप कहते हैं कि सांसद बनाओ। लेकिन एक बात पंडित जी, मैं इतनी जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो पहलवानों का आंदोलन हुआ सड़कों पर, और हरियाणा की सियासत को सीधे तौर पर ये प्रभावित करता है मुद्दा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। और विनेश फोगाट ऐसी परिस्थितियों में जब वो वापस आई और उसके बाद भावनात्मक लोगों का लगाव उनके साथ जुड़ा, मेरी बात समझ रहे हैं सर, तो क्या ये चुनावी असर मुद्दा बनेगा हरियाणा में? इसका कोई असर होगा? कोई, देखिए, कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, पर कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। कांग्रेस इसका इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस ये बताना चाहती है, दीपेंद्र हुड्डा जब ये जंतर मंतर पर बैठे थे तब भी वहां गए थे और चीजें रही, तो कांग्रेस, तो आप भी तो जा सकते थे, किसने रोका था? नहीं, तो हम सरकार में बैठे थे, हम कैसे जाते? हमने सरकार में बैठे थे, आरोप लग रहा था ना वहां पे, तो आप ही के सांसद पे आरोप था। पंडित जी का ऑडियो, पंडित जी वो मामला म्यूट हो गया, प्लीज उसको अनम्यूट करिए। पंडित जी म्यूट हो गया, वो अनम्यूट करिए। ये बृजभूषण के मामले में ऑडियो चला जाता है। पंडित जी वो अनम्यूट का चक्कर है, अनम्यूट कर दीजिए।
वो म्यूट हो गया है। पंडित जी ऑडियो आ रहा है मेरा? पंडित जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिएगा। ये कोई वाकई में असर नहीं डालेगा गुप्ता जी ये मुद्दा? क्योंकि विनेश फोगाट को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है। नहीं, देखिए इस मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को शुरू से ही समर्थन दिया और ये किसी राजनीतिक दल का अपना अधिकार है कि वो किस मुद्दे पर किस व्यक्ति को सपोर्ट करे। ये तो बात तय है। विनेश फोगाट एक मजबूत लड़की है जिसने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य रहा कि वजन को मेंटेन नहीं कर पाई। अब मैं इस बात पर यहाँ कोई चर्चा नहीं करूंगा, इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक में वो नहीं कर पाई। खैर जो भी है, अब अगर विनेश फोगाट गलती है तो जरूर कुछ ना कुछ सेंटिमेंट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन कितने होंगे ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। देखिए, साथ खड़े होना और वोट देना बड़ा फर्क है। जब हमें 10 में से 1 व्यक्ति को चुनना होता है विधानसभा में, तो हमारी प्रायोरिटी जाती है कि हम किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किस एजेंडा, किस विजन की बात कर रहे हैं, तब जाके वोट डाला जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो मुश्किल है जो कांग्रेस चाह रही है? नहीं, विनेश फोगाट का आना एनर्जी तो लाएगा कांग्रेस, पंडित जी नहीं, हर पार्टी की अपनी रणनीति है और ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस इसको भुनाना चाहती है मुद्दे को, और ये ऐसा मुझे लगता है ये चीजें जो है अब जनता समझती है, जानती है कि स्थिति है क्या। आप इन छोटी छोटी बातों को भुनाने की कोशिश करोगे तो ये कामयाब होने की पोजीशन लगती नहीं। स्थिति क्या है मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात जी। स्थिति की बात कर रहे हैं आप? स्थिति क्या है मैं समझा नहीं आपकी बात। स्थिति ये है कि अब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं तिलक जी। लोग चाहते हैं तो ब्रजभूषण वाली बात को भूल जाएं सब। नहीं, भूलने की जरूरत है। कानून अपना काम कर रहा है, भूलने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। एक मिनट। अब इसी मुद्दे को लेकर उदाहरण के तौर पर विनेश फोगाट ने एक ट्वीट भी किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने यह दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली। ये देखिए, ये ट्वीट देखिए, जिन महिला पहलवानों की ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाही होने वाली है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा दी। नहीं तिलक जी, आप उन्होंने स्पष्टीकरण आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन पहले पूरी बात कर ले एक बार पंडित जी। उस पर स्पष्टीकरण आ चुका है, चीजें आ चुकी हैं, और अभी चूंकि डेट नजदीक है और तो ये ऐसा नहीं है कि सुरक्षा हटा ली जाएगी, सुरक्षा मिलेगी। और सुरक्षा जो गवाह उनको, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। जो एक आम गवाह होता है उसको भी सरकार सुरक्षा देती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। ओलंपिक से लौटी हूं विनेश फोगाट और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर उनकी सुरक्षा हटा ली, है ना? और मसला ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ है, और ऐसा मुद्दा जो सड़कों पर जो हुआ वो सबने देखा। तिलक जी, मैं सारी बात से सहमत हूं, पर लेकिन जो कांग्रेस इस बात का एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है, मुझे लगता नहीं कि ये मुद्दा बनना चाहिए। क्योंकि ये अब जनता विकास की राजनीति की बात करती है और उसी पे आगे चलने की बात करती है। अच्छा। अब ये जातिवाद और इन सब चीजों पे चीजें चलने नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं विनेश फोगाट वाला कोई मामला असर नहीं डालेगा हरियाणा? मामला देखिए कोर्ट में है मामला, और कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा वो सब लोग मानेंगे उसको। और ऐसा नहीं है कि तिलक जी की कोई कोर्ट में किसी को फेवर लिया जा रहा हो। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान पूरे तरीके से अच्छी बात लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की। ठीक, मनोज पंडित, ठीक है आपकी बात। लेकिन हाँ, वो आपके एक नेता का बयान भी वायरल हो रहा था हरियाणा के, वो जेपी दलाल साहब मंत्री हैं, कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन भी जाए हरियाणा में, 6 महीने से ज्यादा हमारे दिल्ली वाले जो हैं वो टिकने नहीं देंगे सरकार, 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। बीजेपी को लगता है जो भी उस्मानी साहब ने कहा कि ये जो वो लोग होते हैं बड़े बोलेपन वाले, तो ये तो हर दल में, हर पार्टी में, हर संगठन में है, इनका कोई इलाज नहीं है। चलिए ठीक है, एक बात आशीष जी, ये विनेश फोगाट को लेकर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा मामला? क्या करना चाह रहे हैं आप कि भाई चुनाव लड़िए और मुद्दा बनाएंगे हम?
तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा ना, जो बात बीजेपी कह रही थी कि राजनीतिक संरक्षण हासिल है, इनकी मंशा कुछ और है राजनीतिक, वो साबित हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, देश उनको जानती है। जब देश की बेटी मेडल लाने के बाद अगर प्रधानमंत्री कार्यालय पर मेडल वापस करने बैठती है और देश की पुलिस उन पर अत्याचार करती है, सड़कों पर उनको घसीटती है, तो देश ने देखा है। और केवल हरियाणा ही नहीं, उनके हर एक ट्वीट और हर एक बातों को देश की जनता ही, देश की हर एक बेटी बहुत सीरियसली लेती है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से तानाशाही से सरकार चला रहे हैं, अब ये संविधान की बात कर रहे हैं। हमने गोवा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने हर राज्यों में देखा किस तरीके से सरकार जो है विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं, और ये संविधान की बात कर रहे हैं किस तरीके से ये ईडी और ये जो धरना दिया गया, जो बात भाजपा ही कह रहे थे, ये राजनीतिक है, फिर ये सिद्ध नहीं हो जाएगा विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने से? नहीं, राजनीति जो पहले सही गलत और किसी एक आइडियोलॉजी को सही और गलत कहना जरूरी है। विनेश फोगाट को लगता है कि देश में लगातार अत्याचार किया गया है, देश में अन्याय हुआ है बेटियों के साथ, देश की बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, और मुखरता से बोलती है। और कांग्रेस पार्टी भी अगर इसी बात को मुखरता से बोल रही है कि देश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये दो बातें सच है तो सच ही ना होंगी। इसके आप राजनीतिक मायने कितने भी निकाल दीजिए, लेकिन अगर अन्याय का विरोध करने एक स्वर में आती है तो उसको आप राजनीतिक मनोज पंत जी, क्या ये वाकई आप लोगों की कमजोर नब्ज है जो बार बार दबाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? जल्दी से जी, ये कोई कमजोर नब्ज नहीं है। इन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया है। मैं वही पूछ रहा था यादव जी से। किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अभी कलकत्ता में जिस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, आप ही देखिए कि पूरा देश एकजुट होकर उसको न्याय दिलाने की बात करता है, पर कांग्रेस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कांग्रेस अपना सहयोगी दल मानती है ममता बनर्जी को। तो इसी के लिए सीबीआई जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट से यादव जी संज्ञान लिया। तो मेरा मानना यह है, देश में बहन बेटी किसी की भी हो, बहन बेटी होती है, उसके मुद्दे पर राजनीति करना राजनीति है। ऐसे ये गलत मैसेज जाता है, ये ठीक नहीं है। गलत मैसेज तो तब गया जब देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया। हाथरस में जब परिजनों को बिना बताया गीता को आग लगाई गई, तभी भी गया। आशीष भाई, देश में जब आप सरकारें खरीदते हो, सरकार ने लोगों की दिलाने का काम किया, सरकार ने। उस्मानी साहब फाइनल कमेंट आपका। उस्मानी साहब फाइनल कमेंट आपका। उस्मानी साहब देखिए, इस उपचुनाव में, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, वहां भी तनाव है, तो आपने कहा कि हमारे बड़े नेता तय करेंगे, सीटों का क्या होगा वो मामला वो देखेंगे, और जो बोल रहे हैं वो सारे बयान बहादुर। चलिए ठीक है, लेकिन यहां मसला तो सीधे तौर पर सियासी लड़ाई का, पीडीए का भी तो एक इम्तिहान है ना सर? आप जातियों के आधार पर जो सियासत कर रहे हैं और वहां से ये कह रहे हैं कि भैया आप पूरी ऊर्जा लगा दो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर। आपको लगता है कि यहां मुकाबला वो जो आपका जो जातिवादी सियासत है और वर्सेस हिंदुत्व वाली सियासत, उसका भी इम्तिहान है? इसे किस नजरिए से देखते हो उस्मानी साहब? देखिए, वो तो जो जातिवादी और हिंदुत्व का जो इम्तिहान था, वो अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, 34 पे समेट दिया। अब ये जो है, जो कह रहे थे कि हम 404 करेंगे, 80 के 80 सीटें जीतेंगे, तो 80 के 80 के दावा कर रहे थे, 40 पे जीत नहीं पाए। और जो पीडीए है, वो पीडीए ही कमाल करेगा, और पीडीए इतना कमाल करेगा कि 2027 में सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में बहुमत की। और उसके बाद, उससे पहले जो दिल्ली की जो लंगड़ी सरकार है, जिसमें 2 बैसाखी लगी हुई है, वो भी हटाएंगी और वो भी गिरेगी। इसलिए जो है, मनमोहन सिंह की सरकार गिरी थी कभी? इन लोगों को ये चाहिए कि ये मौका मिल गया है, जो बाबू नायडू और बाबू नीतीश कुमार ने उस्मानी साहब मौका दे दिया है। उस्मानी साहब सुनते नहीं है, सवाल तो ले लीजिए। मैंने पूछा मनमोहन, आप तो काबिल व्यक्ति है, मंत्री रहे हैं। 1 मिनट उस्मानी साहब, आवाज नहीं आती है, सवाल सुनना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार किसकी बैसाखी से खड़ी थी? वो गिरी क्या? गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किसके समर्थन से गिरी थी कि क्या नहीं गिरी थी?
13 दिन में नहीं गिरी तो थी, 13 आपको महीने लगता है में ये नहीं अटल गिरी वाली थी। बीजेपी है? 13 महीने में नहीं गिरी थी। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, अटल वाली बीजेपी है या 13 मोदी महीने जी में वाली नहीं गिरी थी, बीजेपी है? VP सिंह की सरकार नहीं गिरी ये थी, अटल जी वाली बीजेपी है या सरकार नहीं मोदी जी गिरी वाली थी। बीजेपी? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, जी, कौन सी बीजेपी है? देखिए, अगर ये जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो इस बार तो बैसाखी पे आए हैं, अगली बार बैसाखी के लायक भी नहीं बचेंगे। उस्मानी साहब, उस्मानी साहब, जी दो ठीक है, लगी आप बताएं। हाँ हाँ, 1984 के बाद से, मैं आपकी तरह इतना विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन फिर अरे भी तो नहीं, अरे आप महान है, नहीं नहीं नहीं, आप उस्मानी महान साहब, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं। एक मिनट सवाल ले लीजिए। सवाल क्या, बस चलते चलते 1984 के बाद से थोड़ा सा होमवर्क करिएगा और देखिएगा कि 2014 से पहले की जो सरकारें थी, क्या वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी? नहीं, अल्पमत की सरकारें आई, सरकारें और चली गई, ना, मनमोहन सिंह की सरकार भी चली ना। 93 में आई, हाँ, तो जाती नहीं, आती जाती नहीं सरकारें, तो वो आंकड़ा, अल्पमत की सरकारें चल नहीं पाई। वो आंकड़ा आपके सामने भी है, वो आंकड़ा आपके सामने भी है, और क्यों नहीं चल पाई और उसमें कांग्रेस का क्या योगदान रहा, वो आपकी भूमिका भी है ना, वो सबको मालूम है, वो छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि सियासत का तकाजा यही कहता है कि अभी इम्तिहान यहां से शुरू हुआ है। नहीं गुप्ता जी, यहां से तो इम्तिहान शुरू हुआ है, ठीक कहा। और सियासत 360 डिग्री में घूमेगी, यह भी तय है इस विधानसभा के चुनावों के बाद। नैरेटिव पर होता है पूरा का पूरा चुनाव, क्योंकि अब आप चल रहे हो कि भैया हमने यह साबित कर दिया कि 400 पार नहीं होने दिया, जैसे कि आपने कहा, यह नैरेटिव है, और यह नैरेटिव और मजबूत हो जाएगा अगर आप विधानसभा चुनावों में, और अगर इन्होंने निकाल लिया यानी कि बीजेपी ने, तो वो आपका नैरेटिव हो जाएगा ध्वस्त। इनका तो मतलब ही नहीं है। चलिए, वो जनता को तय करना है। उस्मानी साहब, त्राईमाम है, आप तो कह रहे हैं कम मौका मिले, हम सब वोट डाले तब इनको सत्ता से बेदखल अभी करते। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, वक्त कितना सारे हुआ है? भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, कैसे भी बच जाओ। सारे भ्रष्टाचारी एक हो रखे हैं। अभी आप ब्रह्मांड से लेकर- जाके टिकट नहीं, भ्रष्टाचारी तो सब उधर ही है, भ्रष्टाचारी तो सब आपके पास है। अभी राकेश टिकैत का बयान नहीं सुना आपने? चलिए, मामला राकेश टिकैत का बयान है ना? होमवर्क कर लीजिए। अंत में एक आदमी अभी वो छोड़ है। देते हैं। अच्छा, चलते चलते पंडित जी सबका हो नीचे। पंडित जी हाँ। वो कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, बृजभूषण को चुनाव प्रचार में भेजोगे क्या हरियाणा? तिलक जी कहाँ भेजा आप बताइए? नहीं भेजोगे, टिकट तो घर में दिया ना। आप मुझे बताइए, क्या लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार किया क्या? अपने घर में नहीं तो किया ना? टिकट तो घर में दिया। नहीं, अब टिकट देखिए, आप ऐसा जब कोई व्यक्ति कंट्रोवर्शियल है तो क्या उसका पूरा खानदान कंट्रोवर्शियल थोड़ी हो जाता है? अच्छा, आप- बात, अच्छा, घर की आप बात बड़े घर में आ गई ज्ञानी- कुल मिलाकर ये। चलिए, तो थैंक यू। मेरा मानना ये है तिलक जी, ये जो मेरे मित्र मंत्री जी कह रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जनता को भी छोड़ दीजिए। ना, पंडित जी, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।